थॉमस मैकाले, एक ऐसा नाम जिस पर भारत में शायद सबसे ज्यादा बहस होती है। अक्सर ये कहा जाता है कि एक आदमी ने अपनी शिक्षा नीति से पूरे देश की सांस्कृतिक जड़ों को ही काट दिया। पर क्या ये सच है? आज हम इसी के सच और मिथकों की तह तक जाएंगे। तो सवाल यही उठता है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या कोई एक अकेला इंसान अपनी एक पॉलिसी से एक पूरे देश को उसकी पहचान से अलग कर सकता है? या फिर ये कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसके सेंटर में कौन है? चलिए मिलते हैं थॉमस बेबिंगटन मैकाले से और समझते हैं कि उसके भारत आने का असल मकसद क्या था। तो देखिए, साल था 1834 जब थॉमस मैकाले भारत पहुंचा, और आते ही सिर्फ एक साल के अंदर 1835 में उसने अपना वो मशहूर मिनट ऑन एजुकेशन पेश कर दिया। और उसका लक्ष्य वो बिल्कुल साफ था, कोई लाग लपेट नहीं। वो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक खास तरह का भारतीय वर्ग तैयार करना चाहता था। और मैकाले ने अपने इरादे बिल्कुल भी नहीं छिपाए। ये उसके अपने ही शब्द हैं। वो एक ऐसा क्लास बनाना चाहता था जो देखने में यानी खून और रंग में तो भारतीय हो, पर जिसकी पसंद, जिसकी सोच, जिसकी नैतिकता और बुद्धि सब कुछ अंग्रेजी हो। और बस यहीं से वो सबसे बड़ा मिथक शुरू होता है जिसे हम आज तक सुनते आए हैं। वो ये कि मैकाले की इस पॉलिसी ने भारत की अपनी सदियों पुरानी ज्ञान परंपराओं को पूरी तरह से खत्म कर दिया। लेकिन क्या सच में कहानी इतनी सिंपल है? तो असली कहानी क्या है? जो आम धारणा है वो तो यही है कि सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन जब हम ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स देखते हैं तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। हाँ, ये सच है कि भारत की अपनी शिक्षा व्यवस्थाएं कमजोर जरूर हुईं, उन पर बहुत गहरा असर पड़ा, पर वो पूरी तरह से गायब नहीं हुई। असल में मैकाले की नीति के बावजूद कई भारतीय भाषाओं में साहित्य और शिक्षा का काम चल रहा था और खूब फल फूल रहा था। संस्कृत हो, अरबी फारसी हो या फिर उर्दू, बंगला, तमिल और मराठी जैसी भाषाएं, इनमें न सिर्फ पढ़ाई लिखाई जारी रही बल्कि एक नए दौर के लेखन का भी जन्म हुआ। और देखिए, ये कोई एक तरफा कहानी नहीं थी। उसी दौर में भारत के अंदर से ही राजा राम मोहन रॉय और दयानंद सरस्वती जैसे बड़े समाज सुधारक भी थे जो भारतीय परंपराओं को मजबूत करने के लिए बड़े बड़े आंदोलन चला रहे थे। मतलब समाज चुपचाप सब कुछ देख नहीं रहा था। और यही कहानी में एक बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट आता है। कैसे एक ऐसा सिस्टम जो गुलाम बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, वही आजादी का एक अप्रत्याशित हथियार बन गया। हुआ ये कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय राजनीतिक सोच को कुछ नए शब्द और नए आइडियाज दिए। अचानक से भारतीय विचारकों के पास अपने ही शासकों के खिलाफ उन्हीं की भाषा में उन्हीं के हथियार इस्तेमाल करने का एक जरिया मिल गया। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, इक्वालिटी यानी समानता, और ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार, ये सारे विचार भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए सबसे बड़े नारे बन गए। वो अंग्रेजों से उन्हीं की भाषा में पूछने लगे कि भाई, जिन ऊंचे आदर्शों की बात आप अपने देश में करते हैं वो भारत में क्यों लागू नहीं होते? तो अब सवाल ये है कि इस नई शिक्षा प्रणाली के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट्स कौन साबित हुए? इसका जवाब आपको थोड़ा चौंका सकता है। जरा इन नामों को देखिए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी की नींव रखी। और इन सब में एक बात कॉमन थी, इन सभी ने उसी अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली में पढ़ाई की थी। सोचिए, ये उसी सिस्टम के प्रोडक्ट थे, और फिर वही लोग उस सिस्टम को उखाड़ फेंकने वाले सबसे बड़े आर्किटेक्ट भी बने। और इसी को कहते हैं मैकाले पैराडॉक्स, यानी मैकाले का विरोधाभास। ये इतिहास के गजब की विडंबना है कि जिस सिस्टम को साम्राज्य के लिए वफादार नौकर बनाने के इरादे से बनाया गया था, उसी सिस्टम ने वो लीडर पैदा किए जिन्होंने उस साम्राज्य को ही जड़ से उखाड़ फेंका। तो इस सारी बातचीत के बाद मैकाले की भूमिका को आखिर कैसे देखा जाए? उसे कितना जिम्मेदार मानना चाहिए? यहाँ हमें दोनों पहलुओं को देखना होगा। पहला सवाल, क्या मैकाले की नीति औपनिवेशिक और स्वार्थी थी? जवाब है बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं कि इसका डिजाइन अपनी सांस्कृतिक श्रेष्ठता साबित करने और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कर्मचारी बनाने का था। लेकिन दूसरा और ज्यादा जरूरी सवाल, क्या ये भारतीय पहचान को मिटाने में कामयाब हुई? इसका जवाब है नहीं। भारतीय समाज ने इस शिक्षा को अपने तरीके से इस्तेमाल किया और इसे अपनी आजादी का ही एक हथियार बना लिया। तो आखिर में
मैकाले की शिक्षा नीति की असली विरासत क्या है? ये कोई सीधी साधी ब्लैक एंड व्हाइट कहानी बिल्कुल नहीं है। ये असल में कहीं ज्यादा जटिल और कई परतों वाली है। तो 3 बातें एकदम साफ है। पहली, मैकाले का वो जो अंग्रेजी सोच बनाने का प्रोजेक्ट था, वो अपने असली मकसद में पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ। दूसरी, भारतीय संस्कृति और भाषाएं बहुत मजबूत साबित हुई। वो इस नए सिस्टम के साथ साथ जिंदा भी रहीं और आगे भी बढ़ी। और तीसरी, और शायद सबसे अहम बात, अंग्रेजी शिक्षा को ही आज़ादी की लड़ाई का एक अनपेक्षित लेकिन बहुत शक्तिशाली हथियार बना लिया गया। इसलिए ये कहानी किसी औपनिवेशिक नीति की कामयाबी की नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक समाज के लचीलेपन की, उसके सूझबूझ की, जिसने दमन के एक औजार को ही अपनी मुक्ति का साधन बना लिया। और ये हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हम इतिहास को देखते हैं तो क्या हमारा काम सिर्फ ये तय करना है कि कौन हीरो था और कौन विलन, या फिर असली समझ इसमें है कि हम उन गहरी और जटिल प्रक्रियाओं को देखें जो बताती हैं कि कोई भी समाज कैसे लड़ता है, खुद को बदलता है और आखिरकार आगे बढ़ता है। इस पर सोचिएगा जरूर।